हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम वीडियो में लेसन नंबर 13 मराठा राज्य का उदय और भारत में यूरोपियों शक्तियों का आगमन। तो इससे पहले हमने औरंगजेब से संबंधित चीज़ें देखी थी कि उसने कैसे दक्षिण में विस्तार किया और कौन कौन सी समस्या आई थी। तो ये था औरंगजेब किससे संबंधित लेसन जो कि 12 था। आज हम यहाँ पे 13 पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। मराठा शक्ति का उदय किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था, बल्कि उसका महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के संबंध में राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया था। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण केवल उत्तर भारत में ही नहीं वरन दक्षिण भारत की रियासतों से भी गहरा असंतोष था। सोई हुई मराठा जाति को रामदास, तुकाराम, श्री एकनाथ जैसे संतों से एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में बांध दिया। मराठों में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में मराठों को एक वीर योद्धा या नेता मिल गया। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। अब शिवाजी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा क्या हो गया है, कट हो गया है, तो कोई नहीं, मैं इसको यहाँ पे आपको रीड करके बता देती हूँ। तो शिवाजी का जो समय है वो 1527 से लेके 1680 ईस्वी तक का रहता है। कब से? 1527 से लेके 1680 ईस्वी तक का। आगे है मराठा साम्राज्य में प्रथम शासक जो थे वो शिवाजी ही थे। इन्होंने ही मराठा साम्राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो आगे है मराठा शिवाजी का जन्म जो है अप्रैल 1626 ईस्वी को शिवनेर में हुआ था। तो शिवनेर दुर्ग में होने से ही इनका नाम क्या पड़ जाता है? शिवाजी। इनकी माँ जो है शिवाजी नाम रखती हैं। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले जो है अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी के लालन पालन का पूरा दायित्व उनकी माता जीजाबाई पर ही था। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर पुणे दे रखी थी। शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें, खुद का राज्य क्यों ना बना लें। मराठों का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र से ही सेना इकट्ठी करने लगे। धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों पर क्या कर लिया? आक्रमण करके जीत लिया। उन्होंने पूना के आसपास जो है कई पहाड़ी और किलों को जीता और नए दुर्गों का निर्माण भी कराया, जैसे रायगढ़ दुर्ग। आगे शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष भी करना पड़ा। तो हमने देखा था कि औरंगजेब के समय में ही शिवाजी क्या है, शिवाजी का बहुत ज़्यादा महत्व था और दोनों के बीच में युद्ध होता है। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक प्रमुख सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा था। अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए चालाकी से उन्हें अपनी तंबू में बुलाया। अब यहाँ पर आगे की कहानी यहाँ से देखते हैं कॉमिक्स के रूप में। तो यहाँ पर कॉमिक्स में बताया है कि अफजल खां अपने पहरेदारों के साथ पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने चल दिए। तो ये पालकी है शिवाजी यहाँ पर। अफजल खां जो है अपने पहरेदारों के साथ बैठते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर शिवाजी ने कहा सेना मत लाना। तो ये जो सेना है साथ में चल रही हैं, अब इसको ये लेके नहीं जाएंगे, डरपोक कहीं का। मतलब इनको ऐसे बोला कि सेना साथ में लाए हो तो आप डरपोक हो, सेना को मत साथ में लाइए। अब आगे क्या है? शिवाजी भी अपने पहरेदारों के साथ अफजल खां से मिलने चल देते हैं। आगे है तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है, आओ बेटे मुझसे गले मिलो। तो यहाँ पर क्या है, दोनों गले मिलते हैं। अफजल
ने शिवाजी को गले लगाया और अपना खंजर शिवाजी को मारने के लिए उठा ही लेते हैं। अरे यह मुझे मारना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो उसको मारने के लिए चाकू उठा लेते हैं। आगे देखते हैं। शिवाजी ने खंजर झपट लिया और जो अफजल खां है उसके ही सीने में क्या है, वो खंजर चुबा देते हैं। तो यहाँ पे या अल्लाह यहाँ पर कहते हैं वो। और इस तरह शिवाजी ने अफजल खां को अपनी चालाकी और साहस से मार डाला। तो ये कॉमिक्स के रूप में पिक्चर के थ्रू दिखा रखा है। हाथ में पहने बनघट से अफजल खां के पेट में खंजर घोंप दिए। तो हाथ में ये पहने हुए थे, तो अफजल खां को पता ही नहीं चला कि ये हाथ में भी कुछ इस तरह से पहने हुए हैं, और सिपाही दोनों के पास ही नहीं थे। तो इस तरह से क्या है, अपनी सूझबूझ और समझदारी से शिवाजी जीत जाते हैं और अफजल खां मर जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। शिवाजी को नियंत्रण करने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने सूबेदार शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने उसे भी परास्त कर दिया और उसके बाद जो है औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा। औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा और जय सिंह ने समझाने बुझाने पर औरंगजेब से संधि करने के लिए शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आते हैं और फिर वहाँ पर औरंगजेब के द्वारा शिवाजी की अपमान किया जाता है और कैद कर लिया जाता है शिवाजी को। वहाँ शिवाजी ने स्वतंत्र व्यवहार से वो है असंतुष्ट हो गए और उसने शिवाजी को कैद में डाल दिया। शिवाजी औरंगजेब को इस कैद से एक योजना बनाकर निकल गए, लेकिन शिवाजी भी यहाँ पर बहुत होशियार थे। वो कैद से बहुत ही चालाकी से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद उन्होंने 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण करके बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली। शिवाजी का रायगढ़ में एक पंडित गंगाधर भट्ट के द्वारा विधिवत राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि क्या करते हैं, धारण कर लेते हैं। शिवाजी का उत्तर राज्य जो है उत्तर में रामनगर यानी सूरत में स्थित था, से लेकर दक्षिण में कारवार तक समुद्र तट के किनारे तक फैला हुआ था। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। आगे आप शिवाजी का शासन प्रबंध यहाँ पर देख लेते हैं। तो शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया तथा दक्षिण की राजनीतिक सूझ के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी थे। पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखा करते थे। तो अष्टप्रधान हैं और कौन कौन से हैं यहाँ पर सारणी में दिया है। पेशवा हो गए प्रधानमंत्री, अमात्य मजूमदार, मंत्री जो है वाकिया नवीस, सचिव जो है शुरू नवीस, सुमंत जो है दवीर, सेनापति जो है सरे नौबत और सातवां है पंडित राव और न्यायाधीश। तो शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था में 8 मंत्री नियुक्त किए थे। ये 8 मंत्री ये रहे। इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण था। वित्त व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखा करते थे। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और स्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की। उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। उन्होंने एक बड़ी जहाजी बेड़ा भी बनाया। मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से चौथ यानी कि आय का 4था हिस्सा और सरदेश मुखी आय का 10वां हिस्सा नामक कर वसूलना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। अब ये मराठों का साम्राज्य, ये ग्रीन जो है ये सारा का सारा जो है पूना, ये देखो यहाँ पर जो है रायगढ़ हो गया, पूना हो गया, ये सारा का सारा शिवाजी का मराठों का फिर बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये मराठों का साम्राज्य है पूरा का पूरा। आगे देखते हैं। ये जो सिर्फ शिवाजी का ही देखें तो ये वाला जो है, ये वाला पूरा शिवाजी का साम्राज्य था। आगे देखते हैं। मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर धन लूटने, जैसे सूरत, बंदरगाह,
पर किया था। शिवाजी ने मराठा जाति को एकता के सूत्र में बांधकर मराठा राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। शिवाजी के द्वारा स्थापित राज्य लंबे समय तक नहीं टिक रहा था। 18वीं सदी के मराठे भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे। शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात करें तो शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्रियों में पेशवा प्रधानमंत्री का सर्वोच्च स्थान था। शिवाजी के पौत्र शाहू ने एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया था। शाहू आक्रामक शासक था। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता और कुशलता से मराठा शासन को सुदृढ़ बनाया। उसने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण भारत से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। उसने इलाकों पर पुनः अधिकार कर लिया जिन पर मुगलों का अधिकार हो गया था। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठों ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था और अब वे मुगल सेना का सामना भली भांति कर सकते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार गुरिल्ला और छापामारी युद्ध में व्यस्त कर रखा था। अब छापामारी प्रणाली है क्या यहाँ पर, तो इसमें एक बहुत छोटी सी टुकड़ी होती है जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती है। जब सैनिकों की संख्या कम हो किसी सेना में तो क्या किया जाता है, शत्रु मतलब सामने वाली सेना से युद्ध ना करके पहाड़ियों जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाना ही क्या है, छापामार युद्ध प्रणाली है। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। इसे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। अब मराठा संगठन की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पौत्र जो है बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी और उच्च कोटि के कूटनीतिक थे। तो ये बाजीराव प्रथम कौन है, ये वही बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव की ही यहाँ पर बात हो रही है। आगे है, इसने मालवा एवं गुजरात का आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। आगे देखते हैं, बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा निर्माण करना है मराठा संगठन का, और उन्होंने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट भी दिया था। ये प्रमुख सरदार मराठा सरदार नागपुर से राघोजी भोसले, बड़ौदा से पिल्लीजी गायकवाड़, इंदौर के मल्हर राव होलकर, ग्वालियर के रामजी सिंधिया। तो इस प्रकार से जो मराठा साम्राज्य था उसको डिवाइड कर दिया था उन्होंने बाजीराव प्रथम ने। आगे है, बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण स्वतंत्रताएं दी। वे अपने अपने क्षेत्र में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे, इसलिए उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ी थी। इन मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर कार्य करना होता था और समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान में जाना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया जिसका मुखिया पेशवा था। आगे देखते हैं, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है। उन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर और औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार दक्षिण में मराठों का दबदबा बना रहा। राजपूत, जाट, रोहिल और अफगान भी सरदार मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए थे। नीचे दिए गए तालिका को यहाँ पे पूरा करना है। तो पानीपत का प्रथम इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं, अब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है तो कब, ये आगे देखते हैं। 1761 में हुआ था और मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। अब्दाली ने रोहिल अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां 1761 में पानीपत के मैदानों में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच क्या होता है, युद्ध होता है।
मराठों को जाट और राजपूत सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला और अहमद शाह अब्दाली विजय रहता है। अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थी, जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। पानीपत के युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन हुआ। इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली के समय स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। अतः युद्ध में उच्च कोटि के मराठे सैनिकों की अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का सुअवसर प्रदान हो गया। अब जानते हैं यहाँ पर कि 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति या कंडीशन किस प्रकार से थी। तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के विभिन्न भागों में देखें तो देशी और विदेशी शक्तियाँ छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे थे। बंगाल हो गए, अवध हो गए, दक्षिण आदि प्रदेशों में अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। भारत के उत्तर पश्चिम की ओर विदेशी आक्रमण होने लगे थे और सन 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने कमजोर मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी और सन 61 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त ही कर दिया था। इस समय कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो विशाल भारत को एकजुट करके रख सकती थी। तो मुगलों के पतन, मराठों की हार तथा छोटे मोटे राज्यों के आपस की लड़ाई में यूरोपियन कंपनियों को शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ बना देता है। विदेशी व्यापारी कंपनियों ने भारत की राजनीति हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। आगे देखते हैं, जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। वो है दूसरे देशों में हो रहे विकासों को नज़रअंदाज कर रहा था। मुगल सम्राट एवं उच्च वर्ग करोड़ों रुपए ऐश्वर्य सामग्री बनाने व जुटाने में खर्च कर देते थे। उन्होंने घरेलू औद्योगिक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेशों से भोग विलास की वस्तुएं मंगवाना उचित समझते थे। जहां यूरोप में किताबें मुद्रालय में छपती थी, भारत में किताबें अभी तक हाथों से लिखी जाती थी। इसका उदाहरण हमें बाबरनामा एवं अकबरनामा जैसी हस्तलिखित पुस्तकों से मिलता है। उधर यूरोप में जहां प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था तथा लड़ाई के लिए नए हथियार बनाए, बंदूकें, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था, भारतीय अभी भी पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों और भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रही थी। यद्यपि 18वीं सदी के भारत में व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ता रहा। उदाहरण के लिए माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता रहा, मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही कार्य करते रहे। नतीजा ये हुआ कि कोई भी कारीगर चाहे जितना भी कुशल क्यों ना रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। पश्चिम की तरह वहाँ के कारीगर तरक्की करके व्यापारी और उद्यमी नहीं बन सके। आगे है, इसके अलावा दुनिया में यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज कर रहे थे तथा भारत में विदेशी यात्री व विदेशी व्यापारी आ रहे थे। शक्तिशाली मुगल भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने के बजाय यूरोपीय जहाज़ों पर ही निर्भर रहे थे। मतलब एक किस्म से उन्होंने नौसेना अपनी नहीं मजबूत की। उधर यूरोपीय देशों ने शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के कारण भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए तथा उन्होंने भरपूर इसका लाभ भी उठाया। तो यहाँ पर कारखाने में तोपों का निर्माण करते हुए एक पिक्चर है। आगे यूरोपीय सैनिकों द्वारा बंदूक का इस्तेमाल होता है। आगे कारखाने में काम करते हुए लोग और विदेशी सुसंगठित बड़े बड़े जहाज। आगे देखते हैं, मुगलों ने विदेशी सरकार व्यापार के महत्व को समझ लिया था। इस कारण उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। राष्ट्र के आर्थिक विकास में वे नौसैनिक के महत्व को नहीं समझ सके। इस कारण भारतीय व्यापारी एवं निर्माता शक्तिशाली नौसेना और सुसंगठित व्यापारी बेड़े के अभाव में विदेशों से
होने वाले व्यापार के मुनाफे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारत अन्य देशों से पिछड़ जाता है। कुछ मुगल शासक जो हैं वर्ग ने इन्हीं बातों को दिलचस्पी रखी जो उनके तत्कालीन महत्व और विलास की थी। भविष्य को निर्धारित करने वाली बातों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए और भारत में आने वाले 200 वर्षों तक विदेशी ताकतों की जंजीरों से जकड़ा रहा। यहाँ पे एक सूत काटने की मिल कारखाना यहाँ पर लगा हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजी है, हिस्ट्री की टर्मोलॉजी है, शब्दावली। चौथ क्या है? मुगल राज को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग जिसको मराठे अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे। सरदेशमुखी जो है संपूर्ण आय का 10वां भाग जिसको मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे। अष्टप्रधान क्या है? 8 मंत्रियों की एक समिति जो शासन कार्यों में मराठा शासन को सलाह देने का कार्य करती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।